अध्याय 6। पजामे वाला पिशाच। बावरलैंड की मौत का सदमा आने वाले कई दिनों तक पूरे घर पर छाया रहा। हैरी को भी उम्मीद थी कि वे भी ठक ठक करते हुए उसी तरह पीछे वाले दरवाजे से चले आएंगे जिस तरह माया पंछी के समूह के बाकी सदस्य खबरें लेने देने आते थे। हैरी को यह एहसास हुआ कि काम के अलावा कोई चीज अपराध बोध और दुख की उसकी भावनाओं पर मरहम नहीं लगा सकती। वह जानता था कि उसे अब हॉर्क्रक्स खोजने और उन्हें नष्ट करने के अपने लक्ष्य की ओर जल्दी से जल्दी कूच करना चाहिए। रॉन ने हॉर्क्रक्सों शब्द को बिना आवाज किए मुंह से बोलते हुए आगे कहा के बारे में तुम 17 साल का होने तक कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारे ऊपर अब भी स्थिति सूचक सम्मोहन है। जहां तक योजना बनाने का सवाल है, यह जगह भी हमारे लिए किसी दूसरी जगह जितनी ही अच्छी है ना? उसने अपनी आवाज फुसफुसाहट में बदल ली। या फिर तुम्हें उनका पता ठिकाना मालूम है? नहीं, हैरी ने स्वीकार किया। मुझे लगता है हरमाइनी इस बारे में थोड़ी छानबीन कर रही है, रॉन बोला। उसने कहा था कि वह तुम्हारे यहाँ आने के बाद इस बारे में बताएगी। वे नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। मिस्टर वीजली और बिल अभी अभी ऑफिस के लिए निकले थे। मिसेस वीजली हरमाइनी और जिनी को जगाने के लिए ऊपर की मंजिल पर गई थी, जबकि फ्लर नहा रही थी। स्थिति सूचक सम्मोहन 31 तारीख को खत्म होगा, हैरी ने कहा। इसका मतलब है कि मुझे यहाँ सिर्फ 4 दिन और रहना पड़ेगा। फिर मैं 5 दिन, रॉन ने दृढ़ता से उसकी बात काटते हुए बोला। हमें शादी के लिए रुकना पड़ेगा। अगर हम उसमें शामिल नहीं हुए तो वे दोनों हमारी जान ले लेंगी। हैरी समझ गया कि वे दोनों से रॉन का मतलब फ्लर और मिसेस वीजली से था। जब हैरी विद्रोह के मूड में नजर आया तो रॉन बोला, 1 दिन की ही तो बात है। क्या उन्हें यह एहसास नहीं है कि यह कितना महत्वपूर्ण है? जाहिर है उन्हें नहीं है, रॉन बोला। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। और अब जब इस बात का जिक्र छिड़ ही गया है तो मैं तुम्हें इस बारे में एक बात कहना चाहता था। रॉन ने हॉल के दरवाजे की तरफ देखकर तसल्ली की कि मिसेस वीजली लौट तो नहीं रही हैं। फिर वह हैरी के करीब झुक गया। मम्मी हरमाइनी और मुझसे उगलवाने की कोशिश कर रही थी। वे जानना चाहती थी कि हम क्या करने जा रहे हैं। वे तुम पर भी कोशिश करेंगी, इसलिए तैयार रहना। डैडी और ल्यूपिन ने भी पूछा था, लेकिन जब हमने बताया कि डंबलडोर ने तुम्हें हमारे सिवाय किसी को यह बताने से मना किया है तो उन्होंने कोशिश छोड़ दी। लेकिन मम्मी ऐसी नहीं है, वे तो जैसे जिद पकड़ चुकी हैं। रॉन की भविष्यवाणी कुछ ही घंटों में सच हो गई। लंच के कुछ ही पहले मिसेस वीजली ने हैरी को यह कहकर सबसे अलग बुलाया कि वह एक मोजे को पहचानने में उनकी मदद करे जो उनके ख्याल से उसके बैग से गिर गया था। उसे कपड़े धोने की छोटी जगह के पास घेरने के बाद वे शुरू हो गई। रॉन और हरमाइनी कह रहे थे कि तुम तीनों हॉगवर्ट्स की पढ़ाई छोड़ रहे हो, उन्होंने हल्के सामान्य अंदाज में कहा। हैरी बोला, ओह हाँ, हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं। मशीन एक कोने में अपने आप घूमी और मिस्टर वीजली की बनियान निचोड़ने लगी। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ रहे हो? मिसेस वीजली ने पूछा। देखिए, डंबलडोर मेरे लिए एक काम छोड़ गए हैं, हैरी बुदबुदाया। रॉन और हरमाइनी भी इसके बारे में जानते हैं और वे भी मेरे साथ आना चाहते हैं। किस तरह का काम? मुझे अफसोस है लेकिन मैं बता नहीं। देखो, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि आर्थर और मुझे जानने का हक है और मुझे यकीन है कि मिस्टर और मिसेस ग्रेंजर भी इस बात से सहमत होंगे, मिसेस वीजली ने कहा। हैरी को अभिभावकों के संयुक्त हमले का अंदेशा था। उसने कोशिश करके मिसेस वीजली से नजरें मिलाई। उनकी आंखों का रंग भी जीनी की आंखों की तरह ही भूरा था। इससे कोई मदद नहीं मिली। मिसेस वीजली डंबलडोर नहीं चाहते थे कि किसी और को इस बारे में पता चले। मुझे अफसोस है। वैसे रॉन और हरमाइनी को साथ जाने की जरूरत नहीं है, यह उनका फैसला है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे जाने की भी कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने सारा नाटक छोड़ते हुए तपाक से कहा। तुम मुश्किल से 17 साल के हो, तुम तीनों ही। यह बिल्कुल बकवास है। अगर डंबलडोर को कोई काम करवाना होता तो माया पंछी का पूरा समूह उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार था। हैरी, तुमने उनकी बात गलत समझ ली होगी। शायद वे तुमसे यह कह रहे होंगे कि वे कोई काम करवाना चाहते हैं और तुमने गलती से यह समझ लिया होगा कि वे यह काम तुमसे करवाना चाहते हैं। मुझसे समझने में कोई गलती नहीं हुई है, हैरी ने सपाट अंदाज में कह दिया। यह काम मुझे ही करना है। हैरी ने मिसेस वीजली को सुनहरे पैटर्न वाला एक मोजा थमा दिया जिसे पहचानने के बहाने उन्होंने उसे बुलाया था। और यह मोजा मेरा नहीं है,
मैं पेडमियर यूनाइटेड का फैन नहीं हूँ। ओह हाँ, जाहिर है। मिसेस वीजली अचानक एक बार फिर सामान्य होकर बोली। मुझे पता होना चाहिए था। अच्छा हैरी, तुम्हें बिल और फ्लर की शादी की तैयारी में मदद करने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत सारा काम पड़ा है। नहीं, मैं जाहिर है नहीं, हैरी ने कहा, जो अचानक विषय बदलने से चकरा गया था। तुम कितने अच्छे हो, मिसेस वीजली ने जवाब दिया और वहां से जाते समय मुस्कुराई। उस पल के बाद से मिसेस वीजली ने हैरी, रॉन और हर्माइनी को शादी की तैयारियों में इतना व्यस्त रखा कि उन्हें सोचने का समय भी मुश्किल से मिल पाया। इस व्यवहार का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण यह हो सकता था कि मिसेस वीजली उन सभी का ध्यान बावरे नैन और उनकी दहशत भरी यात्रा की तरफ से हटाना चाहती थी। जब 2 दिन तक बर्तन साफ करने, फूल और रिबन सजाने, बगीचे से बौनों का सफाया करने और ढेर सारा भोजन पकाने में मिसेस वीजली की मदद करने का सिलसिला लगातार चलता रहा, तो हैरी को शक होने लगा कि शायद मिसेस वीजली का असली मकसद कुछ और ही था। वे उन्हें ऐसा काम बताती थी ताकि वह, रॉन और हर्माइनी एक दूसरे से दूर रहें। पहली रात के बाद से उन तीनों को मिलने का मौका ही नहीं मिला था, जब उसने उन्हें बताया था कि वोल्डेमॉर्ट ओलिवेंडर को यातना दे रहा है। मेरे ख्याल से मम्मी सोचती हैं कि अगर वे तुम तीनों को मिलने और योजना बनाने का मौका नहीं देंगी, तो तुम लोगों को यहाँ से जाने में देर करा सकती हैं, जिनी ने हैरी से धीमे स्वर में कहा। जब हैरी के आने की बात की तीसरी रात को वे दोनों डिनर का टेबल लगा रहे थे। और वे क्या सोचती हैं, इससे क्या फायदा होगा? इसके बाद क्या होगा? हैरी बुदबुदाया। जब वे हमसे यहाँ घरेलू काम कराएंगी, तब क्या कोई और वोल्डेमॉर्ट को मार डालेगा? उसने बिना सोचे समझे बोल दिया था, और उसकी बात सुनकर जिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। तो यह सच है, उसने कहा। तुम यही करने की कोशिश कर रहे हो? नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, हैरी ने बचते हुए कहा। उन्होंने एक दूसरे को देखा। जिनी के चेहरे पर सदमे के अलावा भी कोई भाव था। अचानक हैरी को एहसास हुआ कि हॉगवर्ट्स के मैदान के वीरान कोनों में उन चुराए हुए घंटों के बाद वह पहली बार जिनी के साथ अकेला खड़ा था। उसे यकीन था कि जिनी भी वही लम्हे याद कर रही थी। दोनों ही उछल पड़े जब दरवाजा खुला और मिस्टर वीजली, किंग्सले तथा बिल अंदर आए। समूह के बाकी सदस्य भी डिनर पर अक्सर वहां आते रहते थे, क्योंकि अब 12 नंबर ग्रिमॉल्ड चौक की जगह रॉन का घर मुख्यालय बन गया था। मिस्टर वीजली ने बताया कि रहस्य रक्षक डंबलडोर की मौत के बाद ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि डंबलडोर ने जितने भी लोगों को ग्रिमॉल्ड चौक के बारे में बताया था, अब वे सभी रहस्य रक्षक बन गए थे। हम 20 लोग हैं, इसलिए रहस्य रक्षक समूह की शक्ति काफी कम हो जाती है। प्राण भक्षियों के लिए किसी से रहस्य उगलवाने की 20 गुनी संभावना है। हम इसके ज्यादा समय तक गोपनीय रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन वैसे भी स्नेप ने तो अब तक प्राण भक्षियों को उस जगह का पता बता ही दिया होगा, हैरी ने पूछा। देखो, बावरिन ने स्नेप के खिलाफ 2-3 शाप लगाए थे ताकि उसे दोबारा वहां आने से रोक सके। उम्मीद है कि वे शाप इतने शक्तिशाली होंगे कि उसे बाहर रख सके, और अगर वह उस जगह के बारे में बोलने की कोशिश करे तो उसकी जीभ बांध दे। लेकिन हम इस बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकते। उस जगह की सुरक्षा अब कमजोर लगती है, इसलिए मुख्यालय के रूप में उसका प्रयोग करना पागलपन होगा। उस शाम किचन में इतनी भीड़ थी कि छुरी कांटे का इस्तेमाल करना भी मुश्किल था। हैरी ने खुद को जिनी के पास बैठा पाया। उनके बीच उभरी अनकही बातों के बाद वह चाहता था कि काश उनके बीच कुछ और लोग होते। उसकी बांह छूने से बचने की वह इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा था कि चिकन काटने में भी मुश्किल आ रही थी। बावरिन के बारे में कोई खबर? हैरी ने बिल से पूछा। कोई नहीं, बिल ने जवाब दिया। वे लोग मूडी की अंत्योष्टि नहीं कर पाए थे, क्योंकि बिल और ल्यूपिन को मूडी की लाश नहीं मिली थी। उनके गिरने की जगह का ठीक ठीक पता नहीं था, क्योंकि उस वक्त अंधेरा था और युद्ध की दुविधा भी थी। दैनिक जादूगर में उनकी मौत या लाश के बारे में एक भी शब्द नहीं छपा है, बिल ने कहा। लेकिन इसका कोई खास मतलब नहीं है, यह अखबार आजकल बहुत खामोश है। और उन्होंने उस नाबालिग जादू के बारे में भी सुनवाई की खबर नहीं दी थी, जो मैंने प्राणभक्षियों से बचने के लिए किया था, हैरी ने टेबल के पार बैठे मिस्टर वीजली से कहा, जिन्होंने अपना सिर हिलाया। क्योंकि वे जानते थे कि मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, या इसलिए क्योंकि वे दुनिया को यह नहीं पता चलने देना चाहते थे कि वोल्डेमॉर्ट ने मुझ पर हमला किया था। मुझे लगता है कि दूसरा अंदाजा सही है। दरअसल स्क्रीमग्योर यह स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं कि तुम जानते हो कौन इतना शक्तिशाली बन गया है। वे यह भी स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि अज़्काबान से कैदी सामूहिक रूप से फरार हो गए हैं।
हाँ, जनता को सच्चाई क्यों बताना, हैरी ने कहा और अपना चाकू इतनी जोर से भींचा कि उसके दाहिने हाथ के पीछे के हल्के निशान की उसकी चमड़ी पर सफेद शब्द उभर आए। मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए। क्या मंत्रालय में कोई उनका विरोध करने को तैयार नहीं है? रॉन ने गुस्से से कहा। जाहिर है रॉन, है, लेकिन लोग दहशत में हैं, मिस्टर वीजली ने जवाब दिया। इस बात पर दहशत में है कि अगली बार वे गायब हो जाएंगे या उनके बच्चों पर हमला हो जाएगा। बुरी बुरी अफवाहें फैल रही हैं। जैसे मुझे तो यकीन नहीं है कि हॉगवर्ट्स की मगलू अध्ययन की प्रोफेसर ने इस्तीफा दे दिया है। वे कई हफ्तों से नजर नहीं आई हैं। इन दिनों स्क्रीमग्योर ज्यादा दिन अपने ऑफिस में बंद रहते हैं। काश वे कोई बेहतरीन योजना बना रहे हों। कुछ समय के लिए खामोशी छा गई, जिसमें मिसेस वीजली ने जादू से खाली प्लेटें उत्पन्न करके उनमें एप्पल टार्ट परोसा। जब सबको पुडिंग मिल गई तो फ्लर बोली, हैरी, हमें अब फैसला करना होगा कि तुम्हारा भेस कैसे बदला जाए। जब हैरी दुविधा में नजर आया तो उसने आगे कहा, शादी के लिए जाहिर है हम किसी प्राण पक्षी को न्योता नहीं देंगे, लेकिन हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि शैंपेन पीने के बाद किसकी जुबान नहीं फिसलेगी। यह सुनकर हैरी ने अंदाजा लगा लिया कि उसे अब भी हैग्रिड पर शक है। हाँ, अच्छी बात है, मिसेस वीजली ने टेबल के सिरे से कहा, जहां उनका चश्मा उनकी नाक के कोने पर टिका था और वे एक बहुत लंबे चंपत्र पर लिखे कामों की लंबी सूची को देख रही थी। रॉन, क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया है? क्यों? रॉन ने चौंकते हुए कहा। उसने चम्मच नीचे पटक कर अपनी मम्मी को गुस्से से देखा। मेरे कमरे की सफाई की जरूरत क्यों है? वह जिस हाल में है उससे हैरी और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ दिनों बाद तुम्हारे भाई की शादी होने वाली है लड़के। क्या उनकी शादी मेरे बेडरूम में होगी? रॉन ने तैश में आकर पूछा। नहीं ना, तो फिर आखिर मर्लिन की बाई? अपनी मम्मी से इस तरह बात मत करो, मिस्टर वीजली ने दृढ़ता से कहा, और उन्होंने जो काम बताया है चुपचाप कर दो। रॉन ने अपने माता पिता को गुस्से से घूरा, फिर अपनी चम्मच उठाकर बचे हुए एप्पल टार्ट पर हमला कर दिया। मैं भी मदद करता हूँ, उसमें से कुछ कचरा मेरा है, हैरी ने रॉन से कहा, लेकिन मिसेस वीजली बीच में ही बोल पड़ी। नहीं हैरी बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम आर्थर के साथ जाकर मुर्गियों के दबड़े की सफाई करो, और हमाइनी तुम जाकर मिस्टर और मिसेस डेलाकॉर के लिए चादरें बदल दो। तुम जानती हो वे कल सुबह 11 बजे आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि पता चला, मुर्गियों के दबड़े में ज्यादा कुछ करने को नहीं था। मॉली से इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर वीजली ने हैरी को दबड़े से थोड़ी दूर रोकते हुए कहा। टेड टोंग्स ने सीरियस की दुर्घटनाग्रस्त मोटरसाइकिल मुझे भेज दी है और मैं उसे यहाँ पर छिपा, मेरा मतलब है रख रहा हूँ। बहुत जोरदार चीज है, उसमें एग्जॉस्ट कैस्किन भी है, मुझे लगता है शायद उसका यही नाम है। बहुत ही बढ़िया बैटरी है और इस बात का पता लगाने का बहुत अच्छा मौका होगा कि ब्रेक किस तरह काम करते हैं। मैं इसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करूंगा जब मौली यहाँ नहीं, मेरा मतलब है जब मेरे पास समय होगा। जब वे घर में लौटे तो मिसेस वीजली कहीं नहीं दिख रही थी, इसलिए हैरी चुपचाप रॉन के अटारी वाले बेडरूम में पहुंच गया। मैं कर रहा हूँ। ओह, तुम हो, रॉन ने राहत के साथ कहा जब हैरी कमरे में दाखिल हुआ। रॉन अपने पलंग पर वापस लेट गया, जिससे वह उसी समय उठा था। कमरा उतना ही गंदा था जितना पूरे हफ्ते रहा था। इकलौता परिवर्तन यह था कि हरमाइनी इस वक्त दूर वाले कोने में बैठी थी और उसकी रोएदार बिल्ली क्रुकशैंस उसके पैरों के पास बैठी थी। हरमाइनी कुछ किताबें छांट रही थी, जिनमें से कुछ हैरी की थी। वह किताबों को दो बड़े ढेरों में लगा रही थी। हाय हैरी, उसने कहा जब हैरी पलंग पर बैठा। तुम बचकर कैसे आ गई? ओह, रॉन की मम्मी भूल गई थी कि उन्होंने कल ही जिनी और मुझसे चादरें बदलवाई थीं, हरमाइनी बोली। उसने न्यूमरोलॉजी एंड ग्रामेटिका को एक ढेर पर फेंका तथा गुप्त कलाओं का उत्थान और पतन को दूसरे ढेर पर। हम लोग अभी बावरिन के बारे में बात कर रहे थे, रॉन ने हैरी से कहा। मुझे तो लगता है कि वे बच गए होंगे, लेकिन बिल ने तो उन पर मारक छाप पड़ते देखा था, हैरी बोला। हाँ, लेकिन बिल पर भी तो हमला हो रहा था, रॉन ने कहा। वो इतने यकीन से कैसे कह सकता है कि उसने सही देखा था? अगर मारक छाप चूक भी गया हो तो भी बावरिन कम से कम 1000 फुट ऊपर से गिरे होंगे, हरमाइनी ने कहा, जो अब अपनी हाथ में ब्रिटेन और आयरलैंड की क्विडिच टीमें पुस्तकों को तौल रही थी। उन्होंने कवच सम्मोहन कर लिया होगा तो? फ्लर ने बताया था कि उनकी छड़ी उनके हाथ से छूट गई थी, हैरी बोला। अच्छा तो ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो कि वे मर जाएं, रॉन ने चिढ़कर कहा और अपने तकिए पर मुक्का मारकर उसे आरामदेह आकार में किया। जाहिर है हम यह नहीं चाहते हैं कि वे मर जाएं, हरमाइनी ने सदमे में आते हुए कहा।
उनका मरना बहुत दुखद है, लेकिन हमें यथार्थवादी होना चाहिए। हैरी ने पहली बार यह कल्पना की कि बावरे-नैन का शरीर डंबलडोर जितना ही टूट-फूट गया था, लेकिन उनकी एक आंख अब भी अपने कोटर में घूम रही थी। उसके मन में हिकारत के भाव के साथ हंसने की अजीब इच्छा भी हुई। प्राणभक्षियों ने शायद उनकी लाश छिपा दी होगी ताकि वह किसी को मिल न पाए, रॉन ने समझदारी से कहा। हाँ, हैरी बोला, बार्टी क्राउच की तरह, जिसे हड्डी में बदलकर हैग्रिड के सामने वाले बगीचे में दफना दिया गया था। उन्होंने शायद मूडी का रूप परिवर्तन कर दिया होगा और उन्हें कहीं पर दफना। नहीं, हरमाइनी चीखी। हैरी ने हैरान होकर देखा कि वह स्पेलमैन्स सिलेबरी किताब के ऊपर आंसू बहाने लगी थी। ओ नहीं, हैरी ने पुराने पलंग से उठने के लिए जूझते हुए कहा। हरमाइनी, मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहता था, लेकिन जंग लगे स्प्रिंग की चरमराहट के साथ रॉन ने अपने पलंग से छलांग लगाई और हरमाइनी के पास पहले पहुंच गया। उसने हरमाइनी के कंधों पर हाथ रखकर अपनी जीन्स की जेब से एक गंदा सा रुमाल निकाला, जिससे उसने कुछ समय पहले ओवन साफ किया था। जल्दी से उसने अपनी छड़ी बाहर निकाली और रुमाल की ओर तानते हुए बोला, स्वच्छ हो। रुमाल का ज्यादातर कचरा साफ हो गया। रॉन ने हल्का सा धुआं उड़ाता रुमाल हरमाइनी को थमा दिया। हरमाइनी ने अपनी नाक सिकोड़ी और हिचकी लेते हुए बोली, ओह धन्यवाद रॉन, मुझे अफसोस है, यह बहुत भयंकर है ना? डंबलडोर के ठीक बाद मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बावरे-नैन मर जाएंगे। मुझे वे बहुत सख्त जान लगते थे। हाँ, मैं जानता हूँ, रॉन ने उसका हाथ दबाते हुए कहा, लेकिन तुम जानती हो अगर वे यहाँ होते तो हम लोगों से क्या कहते? पूर्ण सावधानी, हरमाइनी ने अपनी आंख पोंछते हुए कहा। सही कहा, रॉन ने सिर हिलाते हुए कहा। वे हमसे कहते कि हम उनके साथ हुई घटना से कुछ सीखें, और इससे मैंने यह सीखा है कि उस कायर घटिया मंडगस पर कभी भरोसा नहीं करना है। हरमाइनी ने कपकपाती हुई हंसी निकाली और 2 पुस्तकें उठाने के लिए आगे झुकी। 1 सेकंड बाद रॉन ने उसके कंधों के ऊपर से अपना हाथ हटा लिया। हरमाइनी के हाथ से भयंकर प्राणियों की भयंकर पुस्तक छूटकर रॉन के पैरों पर गिर गई थी। पुस्तक का बंधा बेल्ट खुल गया और पुस्तक ने रॉन के टखने पर मुंह मारा। मुझे अफसोस है, हरमाइनी चीखी जब हैरी ने पुस्तक रॉन के पैर से दूर खींचकर दोबारा बांध दी। वैसे तुम इतनी सारी पुस्तकों का क्या कर रही हो? रॉन ने अपने पलंग की ओर लंगड़ा कर जाते हुए पूछा। हरमाइनी बोली, बस यह तय करने की कोशिश कर रही हूँ कि जब हम हॉर्क्रक्सों की तलाश करने जाएंगे उस वक्त हमें कौन सी पुस्तकें अपने साथ ले जानी चाहिए। ओ जाहिर है, रॉन ने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, मैं तो भूल ही गया था कि हमें वोल्डेमॉर्ट को चलित लाइब्रेरी में खोजना होगा। हाँ हाँ, हरमाइनी ने स्पेलमैन सिलेबरी को देखते हुए कहा। मैं सोच रही हूँ क्या हमें पुरातन लिपियों के अनुवाद की जरूरत पड़ेगी? यह संभव है। मुझे लगता है कि सुरक्षा की दृष्टि से हमें इसे ले चलना चाहिए। उसने सिलेबरी पुस्तक बड़े वाले ढेर पर रख दी और हॉगवर्ट्स एक इतिहास पुस्तक उठा ली। हैरी ने कहा, सुनो। वो सीधा बैठ गया था। रॉन और हरमाइनी ने उसकी तरफ सब्र और अवज्ञा के मिलते जुलते भाव से देखा। मैं जानता हूँ कि डंबलडोर की अंत्येष्टि के बाद तुम दोनों ने कहा था कि तुम मेरे साथ चलना चाहते हो, हैरी ने कहना शुरू किया। लो, वह फिर शुरू हो गया। रॉन ने आंखें चढ़ाकर हरमाइनी से कहा, जैसा हम जानते थे कि वह करेगा। हरमाइनी ने आह भरी और दोबारा अपनी पुस्तकों को देखने लगी। देखो, मुझे लगता है कि मैं हॉगवर्ट्स एक इतिहास भी रख लूं। भले ही हम हॉगवर्ट्स नहीं लौट रहे हैं, लेकिन मुझे इसे छोड़ना अच्छा नहीं लगेगा। सुनो, हैरी ने एक बार फिर कहा। नहीं हैरी, तुम सुनो, हरमाइनी ने कहा। हम तुम्हारे साथ चल रहे हैं। यह फैसला महीनों पहले, दरअसल बरसों पहले हो गया था। लेकिन चुप रहो, रॉन ने उसे सलाह दी। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने इस बारे में अच्छी तरह से सोच लिया है? हैरी ने कहा। देखते हैं, हरमाइनी ने कहा और दैत्यों के साथ यात्राएं पुस्तक थोड़े गुस्से के साथ नहीं ले जाने वाले ढेर पर पटक दी। मैं कई दिनों से सामान पैक करने में जुटी हूँ ताकि हम किसी भी समय तत्काल चल सकें। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके लिए मुझे काफी मुश्किल जादू करना पड़ा है। इसके अलावा हमने रॉन की मम्मी के नाक के नीचे से बावरे-नैन के भेस-बदल काढ़े का पूरा स्टॉक भी चुरा लिया है। मैंने अपने मम्मी डैडी की यादों को भी सुधार दिया है। अब उन्हें विश्वास हो गया है कि उनके नाम दरअसल वेंडेल और मोनिका विल्किंसन है तथा उनके जीवन की महत्वाकांक्षा ऑस्ट्रेलिया में रहने की है, जहां वे अब रहने भी लगे हैं।
इससे वोल्डेमॉर्ट के लिए उन्हें खोजकर मेरे या तुम्हारे बारे में पूछना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दुर्भाग्य से मैं उन्हें तुम्हारे बारे में काफी कुछ बता चुकी हूँ। अगर मैं हॉर्क्रक्सों की खोज में बच जाती हूँ तो मम्मी डैडी को खोजकर जादू हटा दूंगी। अगर मैं नहीं बच पाती हूँ तो मुझे लगता है मैंने इतना अच्छा सम्मोहन किया है कि वे सुरक्षित और खुश रहेंगे। जानते हो, वेंडेल और मोनिका विंकलसन को यह पता ही नहीं है कि उनकी बेटी भी है। हरमाइनी की आंखों में एक बार फिर आंसू तैरने लगे। रॉन ने पलंग से उतरकर एक बार फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और हैरी को त्योरियां चढ़ाकर देखने लगा, जैसे व्यवहार कुशलता की कमी के लिए उसे दोष दे रहा हो। हैरी सोच नहीं पाया कि क्या कहे। इसका एक कारण यह भी था कि रॉन के लिए किसी दूसरे को व्यवहार कुशलता का पाठ पढ़ाना बहुत असाधारण बात थी। मैं हरमाइनी, मुझे अफसोस है। मुझे यह क्या तुम्हें एहसास नहीं था कि रॉन और मैं तुम्हारे साथ जाने का अंजाम जानते हैं? हम जानते हैं। रॉन, हैरी को दिखाओ कि तुमने क्या किया है। नहीं, उसने अभी अभी खाना खाया है, रॉन बोला। छोड़ो भी, उसे दिखा दो। ओ ठीक है। हैरी, यहाँ आओ। रॉन ने दूसरी बार हरमाइनी के कंधे से अपना हाथ हटाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। आओ। क्यों? हैरी ने पूछा और रॉन के पीछे पीछे कमरे से बाहर पहुंच गया। अधोगमन, रॉन अपनी छड़ी नीची छत की तरफ करते हुए बुदबुदाया। उनके सिर के ऊपर छत में छोटा सा दरवाजा खुल गया और उसमें से एक सीढ़ी निकलकर उनके पैर तक आ गई। चौकोर छेद में से आधी चूसने आधी कराहने वाली एक भयंकर आवाज आई। इसके साथ ही खुली नाली जैसी बदबू भी आई। यह तुम्हारा पिशाच है ना? हैरी ने पूछा, हालांकि वो कभी उस प्राणी से नहीं मिला था जो कई बार रात की खामोशी में खलल डालता था। हाँ, वही है, रॉन ने सीढ़ी चढ़ते हुए कहा। आकर देखो। हैरी रॉन के पीछे पीछे कुछ सीढ़ियां चढ़ा। छोटी सी अटारी में सिर और कंधे पहुंचने के बाद उसे वो प्राणी दिखा जो कुछ फुट दूर अंधेरे में गहरी नींद में सो रहा था। उसका बड़ा मुंह खुला हुआ था। लेकिन यह तो क्या पिशाच आमतौर पर पजामा पहनते हैं? नहीं, रॉन ने कहा। आमतौर पर उनके बाल भी लाल नहीं होते हैं और उनके चेहरे पर इतने ज्यादा मवाद भरे फोड़े भी नहीं होते हैं। हैरी ने पिशाच को थोड़ी हिकारत से देखा। वो इंसान जैसा दिख रहा था और जब हैरी की आंखें अंधेरे में दिखने की आदी हुई तो उसे नजर आया कि वह रॉन का पुराना पैजामा पहने था। उसे यह यकीन भी था कि आमतौर पर पिशाच थोड़े गंजे होते हैं, जबकि इस पिशाच के बाल थे और उसका चेहरा बैगनी फोड़ों से ढका हुआ था। वह मैं हूँ, समझे? रॉन ने कहा। नहीं, हैरी बोला। नहीं समझा। कमरे में लौटने के बाद समझाता हूँ, यहाँ की बदबू मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, रॉन बोला। वे सीढ़ी से नीचे उतरे, जिसे रॉन ने दोबारा छत पर पहुंचा दिया। फिर वे हरमाइनी के पास पहुंच गए, जो अब भी पुस्तकें छांट रही थी। हमारे जाने के बाद पिशाच मेरे कमरे में रहेगा, रॉन ने कहा। मुझे लगता है वह दरअसल ऐसा करने के लिए बहुत उतावला है। अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि वह सिर्फ कराह रहा है और लार टपका रहा है, लेकिन इस बात के जिक्र पर वह बहुत सिर हिलाता है। चाहे जो हो, वो मेरा रूप रखने वाला है, जिसे स्पेटर ग्रॉइट हो गया है। ठीक है ना? हैरी दुविधा में दिखने लगा। यह ठीक है, रॉन ने कहा, जो स्पष्ट रूप से कुंठित था कि हैरी इस योजना की चतुराई को नहीं समझ पाया था। देखो, जब हम तीनों दोबारा हॉगवर्ट्स नहीं लौटेंगे तो हर कोई सोचेगा कि हरमाइनी और मैं तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? इसका मतलब है कि प्राणभक्षी सीधे हमारे घर आकर देखेंगे कि क्या परिवार वालों को तुम्हारे पते ठिकाने के बारे में कोई जानकारी है। हरमाइनी बोली। लेकिन उम्मीद है उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं अपने मम्मी डैडी के साथ कहीं चली गई हूँ। मगलू परिवार में पैदा हुए बहुत से जादूगर इस वक्त छिपने की योजना बना रहे हैं। मेरे परिवार को छिपाया नहीं जा सकता, यह बहुत संदिग्ध लगेगा, और वे अपनी नौकरियां भी नहीं छोड़ सकते, रॉन बोला। इसलिए हम यह कहानी सुनाने वाले हैं कि स्पेटर ग्रॉइटर बीमारी का शिकार होने के कारण मैं स्कूल नहीं जा सकता। अगर कोई जांच करने आता है तो मम्मी या डैडी उन्हें मेरे पलंग पर लेटा पिशाच दिखा देंगे, जिसका चेहरा मवाद भरे फोड़ों से ढका होगा। स्पेटाग्रॉइड बहुत संक्रामक बीमारी है, इसलिए वे उसके ज्यादा करीब नहीं जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि संक्रमण के गले तक पहुंचने के बाद इस बीमारी में कोई कुछ बोल भी नहीं सकता है। और तुम्हारे मम्मी डैडी भी इस योजना में शामिल है? हैरी ने पूछा। डैडी हैं, उन्होंने पिशाच का रूप बदलने में फ्रेड और जॉर्ज की मदद की है। मम्मी देखो, तुम तो जानते ही हो कि वे कैसी हैं।
जब तक हम यहाँ से चले नहीं जाएंगे तब तक वे मानने को तैयार ही नहीं होंगी कि हम जा रहे हैं। कमरे में खामोशी छा गई, जो सिर्फ हल्की धम की आवाज से ही टूटती थी जब हरमाइनी पुस्तकों को किसी ढेर पर फेंकती थी। रॉन बैठकर उसे देखता रहा। हैरी कभी एक को तो कभी दूसरे को देखता रहा, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उन दोनों ने अपने परिवारों को बचाने के लिए जो इंतजाम किए थे, उनसे उसे यह एहसास हो गया कि वे सचमुच उसके साथ जा रहे थे और अच्छी तरह से जानते थे कि यह काम कितना खतरनाक है। वो उन्हें बताना चाहता था कि यह उसके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन उसे पर्याप्त सशक्त शब्द नहीं मिल पाए। खामोशी में 4 मंजिल नीचे से मिसेस वीजली के चिल्लाने की दबी हुई आवाज आई। जिनी ने शायद पॉक्सी नैपकिन रिंग पर धूल छोड़ दी है, रॉन बोला। क्या पता डेलाकोर परिवार शादी के 2 दिन पहले से यहाँ क्यों धमक रहा है। फ्लर की बहन दुल्हन की सखी है, उसे यहाँ रिहर्सल के लिए रखना होगा और वो इतनी छोटी है कि अकेले नहीं आ सकती, हरमाइनी ने कहा जब वह खतरनाक परी को भगाना पुस्तक को अनिश्चित निगाहों से देख रही थी। देखो, मेहमानों के आने से मम्मी का तनाव कम तो होगा नहीं, रॉन बोला। हमें यह फैसला करना होगा, हरमाइनी ने कहा जब उसने रक्षात्मक जादुई सिद्धांत पुस्तक को कूड़ेदान में फेंकते हुए यूरोप में जादुई शिक्षा का सर्वेक्षण को उठाया कि यहाँ से निकलने के बाद हम कहाँ जाएंगे। हैरी, तुमने कहा था कि तुम सबसे पहले गॉड्रिक्स हॉलो जाना चाहते हो और मैं इसका कारण समझती हूँ, लेकिन देखो, क्या हमें हॉर्क्रक्सों को अपनी पहली प्राथमिकता नहीं बनानी चाहिए? अगर हमें हॉर्क्रक्सों का पता ठिकाना मालूम होता तो मैं तुम्हारी बात से सहमत हो जाता, हैरी ने कहा, जिसे यकीन नहीं था कि हरमाइनी गॉड्रिक्स हॉलो जाने की उसकी इच्छा को सचमुच समझ पाई थी। उसके माता पिता की कब्रें तो सिर्फ आंशिक आकर्षण थी। उसके मन में एक प्रबल, हालांकि अस्पष्ट भाव था कि उस जगह उसे अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वहां पर वह वोल्डेमॉर्ट के मारक शाप से बचा था। अब हैरी उस कारनामे को दोहराने की तैयारी कर रहा था, इसलिए वह उस जगह के प्रति आकर्षित हुआ जहां यह सब पहली बार हुआ था। तुम्हें नहीं लगता कि वोल्डेमॉर्ट गॉड्रिक्स हॉलो पर नजर रख रहा होगा? हरमाइनी ने पूछा। शायद वो उम्मीद कर रहा होगा कि जब तुम अपनी मनमर्जी से घूमने फिरने के लिए आजाद हो जाओगे तो तुम अपने माता पिता की कब्र देखने जाओगे। यह तो हैरी के दिमाग में आया ही नहीं था। जब वह इसके जवाब की तर्क खोज रहा था तभी रॉन बोला, जो अपने विचारों में खोया लग रहा था। यह आरएबी आदमी, उसने कहा, वही जिसने असली लॉकेट चुराया था। हरमाइनी ने सिर हिलाया। उसने अपने संदेश में लिखा था कि वह इसे नष्ट करने वाला है ना? हैरी ने अपने बैग को पास खींचकर वह नकली हॉर्क्रक्स बाहर निकाला, जिसमें अब भी आरएबी की मुड़ी हुई चिट्ठी थी। मैंने असली हॉर्क्रक्स चुरा लिया है और मैं इसे जल्दी से जल्दी नष्ट करने का इरादा रखता हूँ। हैरी ने उसे पढ़ा। अगर उस आदमी ने उसे नष्ट कर दिया होगा तो? रॉन ने कहा। या उस औरत ने? हरमाइनी बीच में बोल पड़ी। चाहे जो हो, रॉन बोला, हमारा एक काम कम हो जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी हमें असली लॉकेट को तो खोजना ही होगा, है ना? हरमाइनी बोली, यह पता लगाने के लिए कि उसे नष्ट किया भी गया है या नहीं। और हॉर्क्रक्स को खोजने के बाद हम उसे नष्ट कैसे करेंगे? रॉन ने पूछा। देखो, हरमाइनी बोली, मैं इस बारे में छानबीन कर रही हूँ। कैसे? हैरी ने कहा। मुझे नहीं लगता था कि लाइब्रेरी में हॉर्क्रक्सों पर कोई पुस्तक थी। नहीं थी, हरमाइनी ने कहा, जिसका चेहरा गुलाबी हो गया था। डंबलडोर ने उन सारी पुस्तकों को हटा दिया था, लेकिन उन्होंने उन्होंने उन पुस्तकों को नष्ट नहीं किया था। रॉन तनकर बैठ गया। उसकी आंखें फैल चुकी थी। मार्लिन की दाढ़ी, तुम उन हॉर्क्रक्सों वाली पुस्तक को चुराने में कैसे कामयाब हुई? या यह दरअसल चोरी नहीं थी, हरमाइनी ने कहा, जो हताशा से कभी हैरी तो कभी रॉन को देख रही थी। वे लाइब्रेरी की पुस्तकें थी, भले ही डंबलडोर ने उन्हें लाइब्रेरी से हटा दिया हो। चाहे जो हो, अगर वे सचमुच किसी को उन्हें नहीं पकड़ने देना चाहती तो मुझे यकीन है कि वह मुझे इतनी आसानी से नहीं मिल पाती। मुद्दे पर आओ, रॉन बोला। देखो, यह बहुत आसान था, हरमाइनी ने धीरे से कहा। मैंने बस एक आह्वान मंत्र का इस्तेमाल किया, आगमनो, और वे डंबलडोर की स्टडी की खिड़की से सीधे लड़कियों के कमरे में आ गईं। लेकिन तुमने ये काम किया कब? हैरी ने पूछा, जो हरमाइनी को प्रशंसा और हैरत के मिले जुले भाव से देख रहा था। उनकी डंबलडोर की अंत्येष्टि के ठीक बाद, हरमाइनी ने और भी धीमी आवाज में कहा। जब हमने यह फैसला किया था कि हम स्कूल छोड़कर हॉर्क्रक्सों की तलाश करने जाएंगे, जब मैं अपना सामान लाने के लिए ऊपर की मंजिल पर गई तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आया
कि हमें हॉर्क्रक्स के बारे में जितनी जानकारी हासिल होगी उतना ही अच्छा रहेगा। मैं वहां पर अकेली थी, इसलिए मैंने कोशिश की और मेरी कोशिश कामयाब हो गई। वे खुली खिड़की से उड़ती हुई अंदर आ गई और मैंने मैंने उन्हें पैक कर लिया। उसने थूक निगला और फिर आग्रह करते हुए बोली, मुझे नहीं लगता कि डंबलडोर इससे नाराज होते। हम लोग इस जानकारी का इस्तेमाल हॉर्क्रक्स को बनाने के लिए नहीं कर रहे हैं, है ना? हम इस बारे में शिकायत थोड़ी ही कर रहे हैं, रॉन ने कहा। वैसे वे पुस्तकें हैं कहाँ? हरमाइनी ने एक पल के लिए खोजा और फिर ढेर में से एक बड़ी सी पुस्तक निकाली जिस पर धुंधले हो चुके काले चमड़े की जिल्द चढ़ी थी। हरमाइनी ने मुंह बनाकर उसे इस तरह पकड़ा जैसे वह कोई ऐसी चीज हो जो हाल ही में मर गई हो। यही वह किताब है जिसमें हॉर्क्रक्स बनाने के बारे में विस्तृत निर्देश दिए गए हैं। सबसे शैतानी जादू के रहस्य। यह पुस्तक भयंकर है। इसमें सचमुच बहुत भयंकर बुरा जादू भरा है। मैं सोच रही हूँ कि डंबलडोर ने इसे लाइब्रेरी से कब हटाया होगा। अगर उन्होंने हेडमास्टर बनने के बाद इसे हटाया है तो मैं शर्त लगाती हूँ कि वोल्डेमॉर्ट को इसी में अपनी जरूरत के सारे निर्देश मिल गए होंगे। रॉन ने पूछा, अगर उसने सब कुछ पहले ही पढ़ लिया था तो फिर उसने स्लगहॉर्न से हॉर्क्रक्स बनाने का तरीका क्यों पूछा? वह तो स्लगहॉर्न के पास सिर्फ यह पता लगाने गया था कि आत्मा के 7 टुकड़े करने पर क्या होगा, हैरी ने कहा। डंबलडोर को यकीन था कि जब रिडल ने स्लगहॉर्न से हॉर्क्रक्स के बारे में पूछा था उससे पहले ही वह हॉर्क्रक्स बनाने का तरीका जान चुका था। मुझे लगता है तुम्हारा कहना सही है हरमाइनी। उसे इस पुस्तक से सारी जानकारी आसानी से मिल सकती थी। और मैंने उनके बारे में जितना ज्यादा पढ़ा, हरमाइनी ने कहा, वे मुझे उतनी ही ज्यादा भयंकर लगे और मुझे उतना ही कम यकीन हुआ कि उसने दरअसल 6 हॉर्क्रक्स बना लिए हैं। इस पुस्तक में चेतावनी दी गई है कि आत्मा के टुकड़े करने के बाद आप बहुत अस्थिर बन सकते हैं, और वह भी सिर्फ एक हॉर्क्रक्स बनाने के बाद। हैरी को याद आया डंबलडोर ने कहा था कि वोल्डेमॉर्ट सामान्य बुराई की हद पार कर गया था। क्या आत्मा के टुकड़ों को फिर से जोड़ने का कोई तरीका है? रॉन ने पूछा। हाँ, हरमाइनी ने खोखली मुस्कान से कहा, लेकिन यह बहुत ही दर्द भरा होगा। क्यों? ऐसा कैसे किया जा सकता है? हैरी बोला। पश्चाताप से, हरमाइनी बोली। आपको सचमुच अपनी गलती को महसूस करना होगा। यह फुटनोट में लिखा था। जाहिर है इसका दर्द आपको नष्ट कर सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वोल्डेमॉर्ट पश्चाताप करने की कोशिश करेगा, है ना? नहीं, हैरी ने जवाब देने से पहले ही रॉन बोल उठा। क्या इस पुस्तक में हॉर्क्रक्सों को नष्ट करने का तरीका दिया है? हाँ, हरमाइनी ने कहा, जो अब कमजोर पन्नों को इस तरह पलट रही थी जैसे सड़ी हुई आंतों की जांच कर रही हो। क्योंकि यह शैतानी जादूगरों को चेतावनी देती है कि उन्हें हॉर्क्रक्सों पर कितने सशक्त सम्मोहन करने चाहिए। मैंने जितना पढ़ा है उसके आधार पर हैरी ने रिडल की डायरी के साथ जो किया वो हॉर्क्रक्स को नष्ट करने के सबसे अचूक तरीकों में से एक था। काल दृष्टि के जहरीले दांतों से वार करना? हैरी ने पूछा। ओह, अच्छी बात है। कितनी अच्छी किस्मत है कि हमारे पास काल दृष्टि के जहरीले दांतों का ढेर सारा स्टॉक है, रॉन बोला। मैं तो सोच ही रहा था कि हम इतने सारे दांतों का आखिर क्या करेंगे। जरूरी नहीं है कि ये काल दृष्टि का जहरीला दांत ही हो, हरमाइनी ने धैर्यपूर्वक कहा। या कोई भी इतनी विनाशक चीज होनी चाहिए ताकि हॉर्क्रक्स खुद अपनी मरम्मत न कर पाए। काल दृष्टि के जहर का सिर्फ एक ही इलाज है और वह इतना दुर्लभ है। माया पंछी के आंसू, हैरी ने सिर हिलाते हुए कहा। बिल्कुल, हरमाइनी बोली। हमारी समस्या यह है कि काल दृष्टि के जहर जितनी विनाशक चीजें बहुत कम है और उन्हें साथ रखना खतरनाक भी है। हमें यह समस्या को सुलझाना होगा क्योंकि हॉर्क्रक्स को तोड़ने फोड़ने या चकनाचूर करने से काम नहीं चलेगा। आपको उसे इस तरह नष्ट करना होगा ताकि इसकी जादुई मरम्मत न हो पाए। लेकिन अगर हम उस चीज को नष्ट कर दें जिसमें आत्मा का वो टुकड़ा रहता है, रॉन ने कहा, तो वो टुकड़ा किसी और चीज में जाकर क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि हॉर्क्रक्स इंसान से बिल्कुल विपरीत होता है। हैरी और रॉन को पूरी तरह दुविधा में देखकर हरमाइनी ने जल्दी से आगे कहा, देखो रॉन, अगर मैं इस वक्त एक तलवार उठाकर तुम्हारे पार कर दूं तो तुम्हारी आत्मा को जरा सा भी नुकसान नहीं होगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही राहत की बात होगी। मुझे यकीन है, रॉन बोला। हैरी हंस दिया। दरअसल यही होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि तुम्हारे शरीर को चाहे जो हो, तुम्हारी आत्मा बच जाएगी, हरमाइनी बोली। लेकिन हॉर्क्रक्स के मामले में यह विपरीत है। इसके भीतर की आत्मा का टुकड़ा बचाव के लिए इसके पात्र यानी सम्मोहित पदार्थ पर निर्भर है। यह इसके बिना अस्तित्व में ही नहीं रह सकता। जब मैंने डायरी में जहरीला दांत गड़ाया था तो यह एक तरह से मर गई थी।
हैरी ने कहा और उसे याद आया कि उसके बाद पन्नों से स्याही खून की तरह बही थी और गायब होते समय वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के टुकड़े की चीख सुनाई दी थी। और जब डायरी सही तरीके से नष्ट हो गई तो उसके भीतर बंद आत्मा का टुकड़ा भी नष्ट हो गया। जिनी ने तुमसे पहले डायरी को पानी से बहाकर उससे छुटकारा पाने की कोशिश की थी, लेकिन जाहिर है वह जैसी की तैसी वापस लौट आई थी। जरा ठहरो, रॉन ने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। उस डायरी में आत्मा का जो टुकड़ा था उसने जिनी को अपने वश में कर लिया था, है ना? यह कैसे हो गया? उस समय तक जादुई पार्थ सही सलामत था, लेकिन किसी व्यक्ति के ज्यादा करीब पहुंचने पर पात्र के भीतर की आत्मा का टुकड़ा उसके अंदर बाहर आ जा सकता है। मेरा मतलब उसे ज्यादा देर तक पकड़ने से नहीं है। इसका उस वस्तु को छूने से कोई संबंध नहीं है, हरमाइनी ने रॉन के बोलने से पहले ही कह दिया। मेरा मतलब भावनात्मक निकटता से है। जिनी ने उस डायरी में अपना दिल निकाल कर रख दिया था। उसने खुद को कमजोर बना लिया था। अगर आप हॉर्क्रोक्स को बहुत पसंद करने लगो या उस पर निर्भर हो जाएं, तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि डंबलडोर ने उस अंगूठी को कैसे नष्ट किया होगा, हैरी ने कहा। मैंने उससे बात क्यों नहीं पूछी? मैंने कभी भी। उसकी आवाज डूब गई। वह उन सारी चीजों के बारे में सोच रहा था जो उसे डंबलडोर से पूछना थी। पता नहीं क्यों हेडमास्टर की मौत के बाद से हैरी को लग रहा था कि उसने ज्यादा पता लगाने के बहुत सारे मौके गंवा दिए थे, हर चीज का पता लगाने के। खामोशी तभी टूटी जब बेडरूम का दरवाजा धमाके के साथ खुला, जिससे दीवारें हिल गईं। हरमाइनी की चीख निकल गई और उसके हाथ से सबसे शक्तिशाली जादू के रहस्य की पुस्तक छूट गई। क्रुक्षेंस छलांग लगाकर पलंग के नीचे घुस गई और गुस्से से घुर्राने लगी। रॉन पलंग से कूदा और जमीन पर पड़ी चॉकलेट मेटक की पन्नी पर फिसल गया, जिससे उसका सिर सामने वाली दीवार से टकरा गया। हैरी ने अपनी छड़ी की तरफ छलांग लगा दी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि सामने मिसेस वीजली थी, जिनके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा गुस्से से भींचा हुआ था। इस आरामदेह मीटिंग में खलल डालने के लिए माफी चाहती हूँ, उन्होंने थर्राती हुई आवाज में कहा। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को आराम की जरूरत है, लेकिन मेरे कमरे में शादी के तोहफे पड़े हुए हैं जिन्हें छांटना है, और तुम लोगों ने मदद करने के लिए हाँ की थी। ओह हाँ, हरमाइनी ने दहशत में आते हुए कहा और उछलकर खड़ी हो गई, जिससे पुस्तकें हर दिशा में उड़ने लगी। हम आते हैं, हमें अफसोस है। हैरी और रॉन को दुख भरी निगाह से देखने के बाद हरमाइनी जल्दी से मिसेस वीजली के पीछे पीछे कमरे से बाहर निकल गई। यह तो घरेलू जिन जैसा हाल है, रॉन ने अपना सिर मलते हुए धीमे स्वर में शिकायत की, जब वो और हैरी पीछे पीछे गए। सिवाय इसके कि इस काम के लिए हमें कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। ये शादी जितनी जल्दी निपट जाए उतना ही अच्छा है। हाँ, हैरी ने कहा। फिर हम लोगों को हॉर्क्रक्स खोजने के अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा। यह तो पिकनिक मनाने जैसा होगा, है ना? रॉन हंसने लगा, लेकिन मिसेस वीजली के कमरे में रखे शादी के तोहफों के विशाल ढेर को देखकर उसकी हंसी एकदम रुक गई। डेलाकोर परिवार अगली सुबह 11 बजे आ गया। हैरी, रॉन, हर्माइनी और जिनी अब तक फ्लर के परिवार से काफी चिढ़ने लगे थे। पोशाक के रंग से मिलते जुलते मोजे पहनने के लिए रॉन मुंह बनाकर और पैर पटकता हुआ ऊपर की मंजिल पर गया। हैरी ने अपने बाल जमाने की कोशिश की। तैयार होने के बाद वे डेलाकोर परिवार का स्वागत करने के लिए पीछे के धूप भरे अहाते में पहुंच गए। हैरी ने पहले कभी उस जगह को इतना साफ नहीं देखा था। पीछे के दरवाजे के पास आमतौर पर जंग लगी कढ़ाइयां और पुराने वेलिंगटन जूतों के ढेर पड़े रहते थे। अब दरवाजे के दोनों तरफ दो नई कंपायमान झाड़ियां बड़े गमले में खड़ी थीं। हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, लेकिन उनकी पत्तियां धीरे धीरे हिल रही थी और आकर्षक प्रभाव डाल रही थी। मुर्गियों को दबड़े में बंद कर दिया गया था, अहाते में झाड़ू लगा दी गई थी और पास वाले बगीचे को तराश दिया गया था, काट छाट दिया गया था तथा उसकी काया पलट कर दी गई थी। हैरी को बगीचे का पुराना बिखरा हुआ स्वरूप ही ज्यादा पसंद था। उसने सोचा कि मंडराते बौनों के आमतौर पर दिखने वाले झुंड के बिना यह थोड़ा सुनसान लग रहा था। वह नहीं जानता था कि रॉन के मकान पर माया पंछी के समूह और मंत्रालय ने मिलकर कितने सारे सुरक्षात्मक समूहन किए थे। वह तो बस इतना जानता था कि अब किसी के लिए जादू से सीधे यहाँ आना संभव नहीं था। इसलिए मिस्टर वीजली डेलाकोर परिवार को लाने के लिए पास की पहाड़ी तक गए थे, जहाँ वे आवागमन कुंजी से पहुंचने वाले थे। उनके आने का संकेत एक जोरदार हंसी ने दिया। बाद में पता चला यह हंसी मिस्टर वीजली की थी, जो कुछ पल बाद ही गेट पर नजर आए। वे सामान से लदे हुए थे और सुनहरे बालों वाली एक सुंदर महिला के साथ आ रहे थे। यह महिला पत्तियों जैसे हरे रंग के लंबे दुशाले पहनी थी और फ्लर की माँ ही हो सकती थी।
मम्मी, फ्लर चिल्लाई और उन्हें गले मिलने भागी। पापा। मिस्टर डेलॉक और अपनी पत्नी जितने आकर्षक नहीं थे, उनकी लंबाई उनकी पत्नी से 1 फुट कम होगी। वे काफी मोटे थे और उनकी दाढ़ी छोटी, नुकीली एवं काली थी। बहरहाल वे हंसमुख स्वभाव वाले दिख रहे थे। वे ऊंचे हील के जूते में फुदकते हुए मिसेस वीजली की तरफ गए और उन्होंने उनके दोनों गाल चूम लिए, जिससे वे शर्मा गईं। आपको बहुत दिक्कत हुई होगी, मिस्टर डेलाकॉर ने गहरी आवाज में कहा। फ्लोर ने हमें बताया था कि आप बहुत मेहनत कर रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, मिसेस वीजली बोली। कोई दिक्कत नहीं। रॉन ने अपनी भड़ास निकालने के लिए एक बौने पर लात मारी, जो नई कंपायमान झाड़ी के पीछे से झांक रहा था। प्यारी महिला, मिस्टर डेलाकॉर ने कहा, जो अब भी अपने दोनों मोटे हाथों के बीच मिसेस वीजली का हाथ थामे थे और मुस्कुराए जा रहे थे। हमारे परिवारों के एक होने से हम बहुत गौरवान्वित हैं। आइए, मैं आपका परिचय अपनी पत्नी एपोलाइन से करवाता हूँ। मैडम डेलाकॉर आगे बढ़ी और उन्होंने भी झुककर मिसेस वीजली को चूम लिया। बेहतरीन, उन्होंने कहा। आपके पति हमें बड़ी मजेदार कहानियां सुना रहे थे। मिस्टर वीजली पागलों की तरह हंसे। मिसेस वीजली ने उन्हें आंखें तरेर कर देखा, जिस पर वे तत्काल खामोश हो गए। अब उनके चेहरे पर ऐसा भाव आ गया जैसे वे किसी करीबी दोस्त के बीमार होने पर उन्हें देखने आए हों। और जाहिर है आप मेरी छोटी बेटी गैब्रिएला से तो मिल ही चुके हैं, मिस्टर डेलाकॉर ने कहा। गैब्रिएला फ्लर का ही छोटा रूप थी। उसकी उम्र 11 साल थी और उसके कमर तक लंबे बाल चांदी जैसे सुनहरे थे। उसने मिसेस वीजली को प्यारी मुस्कान दी और उनके गले लगी। फिर उसने हैरी की तरफ उत्साह से देखकर पलकें झपकाईं। जिनी जोर से खखार कर गला साफ करने लगी। अच्छा, तो अंदर चलें, मिसेस वीजली ने दमकते हुए कहा और वे डेलाकॉर परिवार को घर के अंदर ले गईं। हालांकि चलते समय पहले आप, बिल्कुल नहीं, हाँ हाँ क्यों नहीं जैसे वाक्य बहुत बार बोले गए। जल्दी यह पता चल गया कि डेलाकॉर दंपति मदद करने वाले खुशनुमा मेहमान थे। वे हर चीज पर खुशी जाहिर करते थे और शादी की तैयारी में मदद करने के लिए उत्सुक थे। मिस्टर डेलाकॉर ने बैठक व्यवस्था से लेकर दुल्हन की सखियों की जूतियों तक हर चीज को बेहतरीन का खिताब दे दिया। मैडम डेलाकॉर घरेलू मंत्रों में बेहद निपुण थी और उन्होंने पल भर में ही ओवन को सही तरीके से साफ कर दिया। गैब्रिएल अपनी बड़ी बहन के पीछे पीछे घूमती रही, हर तरह से उसकी मदद करने को तत्पर रहती थी और फर्राटेदार फ्रेंच बोलती रहती थी। दिक्कत सिर्फ यह थी कि रॉन के घर में इतने सारे लोगों के रहने के लिए जगह नहीं थी। मिस्टर और मिसेस वीजली अब सिटिंग रूम में सो रहे थे। मिस्टर और मैडम डेलाकॉर इसके लिए राजी नहीं हो रहे थे, लेकिन वीजली दंपति ने इस बात पर जोर दिया कि वे उनके बेडरूम में ही सोएं। गैब्रिएल फ्लर के साथ पर्सी के पुराने वाले कमरे में सो रही थी। चार्ली, जो बिल का बेस्ट मैन बनने वाला था, रोमानिया से अब तक नहीं आया था और आने के बाद वो बिल के साथ सोने वाला था। मिलकर अकेले में योजनाएं बनाने के अवसर अब लगभग खत्म हो चुके थे। हताशा में हैरी, रॉन और हर्माइनी ने भीड़ भरे मकान से दूर रहने के लिए मुर्गियों को दाना डालने का प्रस्ताव रखा, लेकिन वे अब भी हमें अकेला नहीं छोड़ रही हैं, रॉन गुर्राया। जब अहाते में मीटिंग करने की उनकी दूसरी कोशिश को मिसेस वीजली ने नाकाम कर दिया, जो अपने हाथ में कपड़ों की एक बड़ी बाल्टी उठाकर उनकी तरफ चली आ रही थी। ओह, अच्छा हुआ तुमने मुर्गियों को दाना डाल दिया, वे उनके करीब आने पर बोली। अब अच्छा यही रहेगा कि हम उन्हें दोबारा बंद कर दें, इससे पहले कि कल शादी का तंबू लगने आए, उन्होंने मुर्गियों के दबड़े से टिकते हुए कहा। वे थकी हुई लग रही थी। मिलामेंट के जादुई तंबू, वे बहुत अच्छे होते हैं, बिल उन्हें लेकर आएगा। उन लोगों के आने पर तुम अंदर ही रहना हैरी। मैं तो यही कहूंगी कि इतने सारे सुरक्षा सम्मेलनों के कारण शादी के आयोजन में बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे अफसोस है, हैरी ने कातरता से कहा। ओह, नादानों जैसी बात मत करो बेटे, मिसेस वीजली फौरन बोली। मेरा यह मतलब नहीं था। देखो, तुम्हारी सुरक्षा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल हैरी, मैं तुमसे यह पूछना चाहती थी कि तुम अपना जन्मदिन कैसे मनाना चाहते हो। आखिर यह तुम्हारा 17वां जन्मदिन है, बहुत खास होता है। मैं कोई तामझाम नहीं चाहता, हैरी ने जल्दी से कहा और ये कल्पना की कि इससे उन सभी पर काम का दबाव बढ़ जाएगा। देखिए मिसेस वीजली, सामान्य डिनर अच्छा रहेगा। जन्मदिन के एक दिन बाद ही तो शादी है। ओह ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो। मैं रिमस और टोंक्स को भी बुला लेती हूँ, ठीक है ना, और हैग्रिड को भी। बहुत बढ़िया रहेगा, हैरी ने कहा, लेकिन मेहरबानी करके ज्यादा कष्ट न उठाएं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कष्ट की क्या बात है।
मिसेस वीजली ने लंबी टटोलती हुई निगाह से उसे देखा, फिर थोड़े दुख से मुस्कुराकर दूर चली गई। हैरी देखता रहा जब उन्होंने कपड़े सुखाने के तार के पास अपनी छड़ी लहराई और गीले कपड़े सूखने के लिए हवा में अपने आप टंगने लगे। अचानक हैरी के दिल में पश्चाताप की एक बड़ी लहर उठी कि वह उन्हें कितनी असुविधा और दुख दे रहा है।